नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आपने जब स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली है ऑलरेडी, उसका डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद उसको प्रॉपर्ली लेवल कर लिया है। उसमें आपने देखा था कि ये वाला जो हिस्सा है, फर्स्ट तो एक पूरा का पूरा बोनी बॉक्स है, उसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है। जो आप टच करते हैं, जो हार्ड फील होता है, ब्रेन नहीं है बल्कि इसका प्रोटेक्टिंग बॉक्स है जो हड्डियों से बना हुआ है, ठीक है। अब इस स्कल के अंदर ब्रेन है। ब्रेन में जो सबसे ये वाला हिस्सा होता है, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसका नाम हमने क्या दिया था? फोर ब्रेन। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन, थर्ड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इन तीनों की वर्किंग सेपरेट सेपरेट हम समझ रहे हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन, ये सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का। ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स करता है थिंकिंग के लिए। जो भी आप सोचते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ब्रेन में विद द हेल्प ऑफ फोर ब्रेन। जैसे एक छोटी सी एक्टिविटी को समझते हैं। व्हाट इज योर नेम? रविंद्र गौतम। अब देखिए इस प्रोसेस को बहुत स्लो देख के समझें। मैंने पूछा था व्हाट इज योर नेम। सबसे पहले बात है कि यहां पर मेरे पास एक सिस्टम है जिससे कि मैं, जिसे अपन बोलते हैं कि स्पीक करना, बोलना। हो क्या रहा है, यहाँ पे छोटी छोटी मसल्स है जो एयर को कम ज्यादा कर रही है। उससे अलग अलग फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है एनर्जी की, और एनर्जी की जो साउंड फ्रिक्वेंसी से ट्रेवल करने लगती है, जिसको अपन बोलते हैं बोलना, अलग अलग आवाजें निकालना। ये भी आपने कई दिनों की मेहनत के बाद सीखा है। स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं बोलते थे, शुरुआत में तो चेपे चेपे करते थे, फिर पा पा मा मा ऐसा कुछ चला, फिर एग्जैक्टली धीरे 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 उसमें आपकी एक्सपर्टाइज आने लगी, आप भाई प्रॉपर लैंग्वेज बोलने लगे, राइट। अब ये जो साउंड था, जब मैंने बोला कि व्हाट इज योर नेम, ये ट्रैवल करते करते गया। इनके पास रिसेप्टर्स हैं। साउंड को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स का नाम क्या है? राइट। उन्होंने उस साउंड को ट्रैक किया, उसके बाद वो साउंड कन्वर्ट हुआ और पहुंचा ब्रेन तक, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सीएनएस तक, और फोर ब्रेन ने उसके एनालिसिस किया। फोर ब्रेन के पास ही थिंकिंग पावर है। उसने सोचा, उसने प्रोसेस किया कि किसका नाम पूछा, तो मेरा नाम, मैंने तो बाजू वाले का नाम भी बता सकता था। इसके बाद उसी फोर ब्रेन में हजारों नाम स्टोर हैं। केवल रविंद्र गौतम नाम स्टोर नहीं है, प्रवीण गौतम ही स्टोर नहीं है। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम भी स्टोर है। हो सकता है व्हाट इज योर नेम, एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसा नहीं हुआ ना, मतलब इन हजारों नामों में से उसने एक नाम निकाला ब्रेन ने। प्रोसेस हुई। आपके पास बहुत सारे बुक्स है, एक बुक आप निकाल रहे हैं, प्रोसेस करते हैं। ब्रेन ने वही तो किया, हजारों नामों में से एक ब्रेन बाहर निकाला। फिर उसको निकालने के बाद वो जो सीएनएस है उसने डिलीवर कर दिया मोटार नर्व को। फिर वो मसल्स जो आपके माउथ की, जो बोलने में काम आती है, आपकी टंग, वो रोटेट हुई, बकायदा इंटेंसिटी क्रिएट हुआ। फिर उन्होंने बताया प्रवीण गौतम। कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। तो फोर ब्रेन की वर्किंग समझ में आई। सबसे पहला काम है फोर ब्रेन का, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। मैं जो नोट्स भेजने वाला हूं मैं आपको वही समझा रहा हूं, ठीक है। यही नोट्स आएगी। तो द फर्स्ट पॉइंट इज थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का कैसा पार्ट है? थिंकिंग पार्ट है, मतलब जो हिस्सा सोचता है। डायग्राम बनाते समय सबसे अधिक तकलीफ इसी को बनाने में जाती है, राउंड राउंड ऐसा वैसा करना, राइट। तो बिल्कुल वो थिंकिंग पार्ट है, उसको थिंकिंग कर करके बनाना पड़ेगा। वैसा क्यों है? क्योंकि उसको सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसी लपेटी हुई है, क्योंकि उसको भी सरफेस एरिया बढ़ाना था। छोटे से एरिया में बहुत ही इंबेडेड कॉम्पैक्ट डिजाइन है ह्यूमन बॉडी। ये छोटी सी बॉडी में जमाने भर का सिस्टम है। आप चाहते हैं ना कि हमारा फोन छोटा भी रहे, स्लिम भी रहे और सारे फंक्शंस भी रहे। ऊपर वाला भी इसी डिमांड को पूरी कर रहा था, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट सिस्टम बनाया। छोटा सा इंसान 5-6 फीट का, और उसमें सारे सिस्टम डाल दिए। 5-6 फीट का तो हाथी के सामने देखो खड़े होंगे कितने बड़े। हाँ ठीक है, 5-6 फीट का इंसान, और उसका ऐसा स्ट्रक्चर है, पर उसमें सब कुछ है। तो फर्स्ट थिंग, फोर ब्रेन इज थिंकिंग पार्ट बातचीत में। सेकंड, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। मैंने आपको बोला था रिस्पॉन्स 3 प्रकार के होते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स। यहां पर इनवॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन मतलब हम जो
सोचिए, जैसे इन्होंने भी आंसर दिया अपना नाम सोच के दिया था, एक वॉलंटरी एक्शन था, कब बोलना है, कितना बोलना है, कितने जोर से बोलना है, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रॉपर डिसिप्लिन में जो क्लास में आंसर देना चाहिए खड़े होकर प्रॉपर वैसे आंसर दिया, ठीक है। ये वॉलंटरी एक्शन था कि सर ने क्वेश्चन पूछा है तो खड़े होना है, चिल्ला के भी नहीं बोलना है, धीरे से भी नहीं बोलना है, आप समझ रहे हैं, प्रॉपर कंट्रोलिंग है। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शन। जितनी जगह पे वॉलंटरी एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो कंट्रोल होता है फोरब्रेन के द्वारा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, जो थोड़ी देर पहले बोला था, सारी चीजें स्टोर कर रहा है, कौन कर रहा है, फोरब्रेन। इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने वाला मतलब आपकी दिमाग की हार्ड डिस्क है बेसिकली, ठीक है ना। कंप्यूटर या मोबाइल में हार्ड डिस्क होती है, एग्जैक्टली आपकी हार्ड डिस्क फोरब्रेन है, समझने के लिए आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट चीज है कि जब आप फील करते हैं हंगर को, आपको भूख लगती है, तो हंगर की फीलिंग भी जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ फोरब्रेन। जब आपको भूख लगती है तो बेसिकली क्या करता है, एनालाइज करता है कि बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है, बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, तो उस केस में वो सिग्नल भेजता है स्टमक तक, फिर आपको स्टमक में कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है, इसको भूख लगना बोलते हैं आप, है ना, एक अजीब सा लगता है, पेट में चूहे कूदना बोलते हैं, उसको एनालाइज करके वो जो फील आती है, ठीक है, हंगर की फीलिंग, वो भी जनरेट किससे हो रही है, फोरब्रेन से। नेक्स्ट है रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेटेड। ये बहुत बड़ा काम है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से सारी इंपल्सेस इकट्ठी करना। जस्ट लाइक आप चल रहे थे, आपके पाँव में काटा गया, तो वहां पे मान लीजिए अंगूठे में गया राइट टो में, वहां पे आपको एक दर्द का एहसास हुआ, तो ऐसा तो नहीं होगा कि लेफ्ट वाला बोलेगा राइट वाला तो संभाल, मुझे क्या मतलब, ऐसा तो नहीं होगा ना, पूरी बॉडी करती, वहां से वो जो इंपल्स थी ब्रेन तक गई, ब्रेन ने डिसाइड किया, अभी आप सीधा देख रहे थे, तुरंत आंखें मुड़ी, गर्दन मुड़ी, आपने नीचे देखा क्या हुआ, पाँव पीछे किया, पाँव को उठाया, देखा क्या हुआ, काटा गया, धीरे से निकाला, पूरा इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन है। मतलब एक के पीछे कितने सारे वर्क चल रहे हैं, तो ये पूरी बॉडी के इंपल्सेस को लेना और उनको मिला करके कोऑर्डिनेट करना, इतने सारे ऑर्गन को मिला करके कोऑर्डिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, ये बहुत बड़ा टास्क है। हर जगह आप महसूस करते हैं, बहुत लाइफ का हर एक पार्ट इसका एग्जाम्पल है। सपोज कोई क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग ऐसी कर रहा है, एक बॉल आई, बॉल सर तक आने वाली थी, उस समय में कुछ नैनो सेकंड में डिसाइड करेगा कि अपने हाथ को नीचे करेगा, गर्दन को पीछे उठाएगा, ठीक है ना, और उसके फिर बॉल को जाने देगा ऐसे। अगर ऐसा नहीं किया सर पे टकराएगी, तो उस समय आपका जो आपको ने प्रेस किया, एक खतरा आता हुआ बॉल बहुत खतरनाक तरीके से आ रही है और पूरी बॉडी ने कोऑर्डिनेट किया, तो इट इज डन बाय फोरब्रेन। तो सबसे पहला हमने जो ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, फर्स्ट फोरब्रेन, एक्चुअली फोरब्रेन में भी डिफरेंट पार्ट्स है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इट इज नोन एज सेरिब्रम। तो ये बेसिकली जो इतनी वर्किंग समझा रहा था मैं, इस सेरिब्रम की, मतलब फोरब्रेन किसके थ्रू कर रहा है, सेरिब्रम, जो राउंड 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 आपको लपेटा हुआ, डायग्राम में देखो सेरिब्रम लिखा होगा। तो सेरिब्रम की वर्किंग क्या क्या हो गई, कंट्रोल्स, वॉलंटरी एक्शंस, थिंकिंग पार्ट, स्टोर्स इंफॉर्मेशन, फील हंगर और रिसीव्स इंपल्सेस एंड कोऑर्डिनेट। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से इंपल्सेस आ रही है, उनको रिसीव करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ये सारी वर्किंग सेरिब्रम की है, किसके थ्रू, फोरब्रेन। कंफर्म। इस पर एक क्वेश्चन बनता है ब्रेन से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। आफ्टर दिस, इसके बाद अपन चलते हैं मिड ब्रेन। डायग्राम में देखो मिड ब्रेन दिख रहा होगा, मिला सबको मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था। यस सर। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड मिला तो सभी को। जो हाइपोथैलेमस है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी में। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, आपके बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स समय आने पर रिलीज होते हैं और मेंटेन होते हैं, उनकी निश्चित मात्रा बॉडी में चाहिए, ना तो कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए, उसको मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की पोजीशन समझ में आ रही सबको? ओपन द डायग्राम, डायग्राम ओपन करें। एक्चुअली पिछले डायग्राम जो था मिट चुका है कोर्स, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस सभी प्रकार के केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आप जब डेंजर में आते हैं तो आपकी बॉडी एक स्पेशल हार्मोन रिलीज करती है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन दोनों किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, उससे एड्रेनल रिलीज होता है, पर रिलीज किसके ऑर्डर से होगा, ब्रेन का। ब्रेन का कौन सा हिस्सा, उसमें हाइपोथैलेमस, ठीक है, वो ऑर्डर करेगा तो सेक्रेशन। या बहुत जब से भूख लगी,
सामने देखा चाट का ठेला है, मुंह में पानी आया, होता है ना सब, ऐसे बहुत सारी चीजें। इसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये मास्टर ग्लैंड, हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। हमारी बॉडी दो प्रकार से कंट्रोल होती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। एंडोक्राइन सिस्टम में पूरा का पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन चलता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने वाला जो मास्टर ग्लैंड है, इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पोजीशन दिख रही पिट्यूटरी ग्लैंड की? फिक्स करो दिमाग में कहां पर है। ये मास्टर ग्लैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड। इज इट क्लियर? ये क्या करता है, सिक्रेट करता है हार्मोन्स को। डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, उसकी भी कंट्रोलिंग पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू हो रही है। तो दो प्रकार से हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन हाइपोथैलेमस से और सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है। इसके बाद चलते हैं अपन हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में मैंने 3 नाम आपको दिए थे, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। मिला? यस सर। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम सभी को मिला? यस सर। जो पोन्स है वो इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। याद करो, रिस्पॉन्स 3 प्रकार के, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में ब्रेन का कोई रोल नहीं। यहाँ पोन्स की बात कर रहे हैं, इनवॉलंटरी एक्शन, स्पेशली रेस्पिरेशन। जो आप रेस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बॉडी के अंदर तक वो डायरेक्शन हो रहा है, उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है पोन्स। आपको पता चलता है आप सांस ले रहे हैं? तो नहीं चलता, हो रहा है। ये इनवॉलंटरी एक्शन है, आपकी मर्जी से सांस नहीं ले रहे हो आप, तो कंट्रोल्ड बाय पोन्स। एंड पोन्स इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। पोन्स इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। सेकंड है मेडुला। देखो मिला सबको? उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा मिला सबको मेडुला। कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, स्पेशली ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग। आपका जो ब्लड प्रेशर चल रहा है बॉडी, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। या फिर वोमिटिंग, कभी कभी आपको वोमिटिंग जैसा फील होता है, सिस्टम एकदम रिवर्स हो जाता है, तो ये वोमिटिंग किसके द्वारा कंट्रोल की गई? मेडुला के द्वारा। इसके बाद आता है सेरिबेलम। तो सैलिवेशन क्या होता है? क्या? सैलिवेशन, सलाइवेशन, सलाइवा आना, मुंह में ला आना, ठीक है, सलाइवेशन की प्रोसेस वो भी होगी। वो भी कोई करेगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद सेरिबेलम। कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस। ध्यान रखो, सेरिबेलम आपके पोस्चर्स और बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप सभी खड़े हैं, क्या स्टार्टिंग में हमने शुरू से ऐसे चलना सीख लिया था? नहीं। एक छोटे बच्चे को चलते देखो, चलता है, लुढ़क जाता है, ठीक है ना। पहले तो खड़ा ही नहीं हो पाता, फिर धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर एक कदम बढ़ाना सीखता है, फिर गिर जाता है, फिर जैसे जैसे सीखता है जैसे आड़ा टेढ़ा बड़ा लगता बहुत प्यारा है, पर चलता बड़ा मुश्किल से बेटा। होता है ऐसा? किसको ट्रेनिंग दे रहे थे आप जब चलना सीख रहे थे? ब्रेन के किस हिस्से को? सेरिबेलम ट्रेनिंग ले रहा था, पोस्चर एंड बैलेंस को। और ऐसा नहीं, कभी भी दे सकते हैं। जैसे आप साइकिलिंग सीखें, साइकिलिंग का पोस्चर बैलेंसिंग होती है, तो इकट्ठे साइकिल चलाना सीख लिए थे क्या? नहीं। तो पहले साइकिल जैसे रहती, उधर से एक गड्ढा दिखा, इधर से हाथ ऐसा ऐसा करता था, उससे मैं ब्रेन ने ट्रेनिंग नहीं लिया। फर्क क्या होता है? जूम से निकल जाता, ठीक है। लेकिन ब्रेन को ट्रेनिंग होते रहेगी। अब मान लीजिए अपने साइकिल चलाना सीख लेते, क्या स्केटिंग सीख जाएंगे? नहीं, उसकी पोस्चर बैलेंसिंग अलग होगी। मतलब ताउम्र आप सीख सकते हैं, स्केटिंग सीख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पोस्चर को बैलेंसिंग ही सीख रहे हैं। एक और चीज है, अगर आपने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया, क्या भूल जाएंगे? 10 साल बाद भी याद रहेगी, राइट? मतलब ये वाला हिस्सा मिस नहीं करता इन्फॉर्मेशन। एक बार जो ट्रेनिंग होगी तो होगी। तो हाइंड ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से, फर्स्ट इज सेरिबेलम, सेकंड इज मेडुला, थर्ड इज पोन। पोन क्या करता है? वेरी गुड। वर्किंग ऑफ मेडुला, वर्किंग ऑफ सेरिबेलम, पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है। एक और काम होता है सर, कंट्रोल प्रेसिजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। जो वॉलंटरी एक्शन होता है उसकी इंटेंसिटी। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे बात तो कर रहा हूं, लेकिन जितने स्ट्रेंथ उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं। अगर यहाँ इतने सारे स्टूडेंट बैठे, मैं ऐसे बोल रहे हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है ऐसे। इंटेंसिटी, वॉलंटरी एक्शन में इन्वेंटली इंटेंसिटी, प्रेसिजन कितना होता है ये ब्रेन डिसाइड कर रहा है ना। और यहाँ पे एक लंबी भीड़ होती, क्लास डबल हो जाती, फिर तो एम्पलीफायर लगा के बोलना पड़ता। बड़ी क्लास में देखते टीचर तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं।
नहीं, सारे टीचर, वो डिपेंड करता है क्लास कितनी बड़ी है। तो इसका कंट्रोलिंग भी कौन कर रहा है? सारी फंक्शनिंग क्लियर हुई? ये बेटा ट्रेलर था, इंट्रोडक्शन था। ब्रेन में इतने से पार्ट इतना ही नहीं होता। सर जो यार किसी किसी में सेरिब्रम बहुत ज्यादा वो होता है, किसी का गायब भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप उस पर जाएंगे एक्सेप्शंस पे, ब्रेन के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अभी भी ह्यूमन ब्रेन को समझने वाला काम मुश्किल से 10% हुआ है, 90% हम अनअवेयर हैं कैसे काम चलता है। आप ऐसे आगे चल के जो न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह बनेंगे तो उस समय उनकी ज़्यादा वर्किंग को करेंगे। किसी में ऐसा होता है कोई पार्ट एब्सेंट हो सकता है, ऐसा लोगों को पता भी नहीं होता, तो एक नॉर्मल जिंदगी जी जाते हैं कुछ छोटी छोटी मिसिंग के साथ, लेकिन जिंदगी चल जाती है। ठीक है, तो वो सारे स्टडी को एक्सेप्शंस है। तो एक्सेप्शंस अपन 10th में नहीं पढ़ सकते कि ऐसा नहीं होता, और बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। हाँ डेफिनेटली कि उसमें कोई ना कोई पोर्शन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है, न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो डिसीज कई प्रकार से हो सकती है, ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो, सिग्नलिंग की प्रॉब्लम हो, नर्वस प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही हो। ठीक है, देयर आर सो मेनी रीजंस। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम कहाँ ठीक कर पाते हैं? मैक्सिमम केसेस में प्रॉब्लम अनट्रेसेबल है। इसके बाद ब्रेन का अलग अलग लेवल है, कॉन्सेंट्रेशन का अलग अलग लेवल है। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं जो बहुत कुछ बहुत इजीली याद कर पाते हैं, कुछ लोगों को बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं ब्रेन के साथ। फिजिकल, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अगर आप में इंटेंसिटी है, आप फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, आप हार्मोन्स को चेंज कर सकते हैं। जिंदगी में अगर अच्छा रहना, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप हमेशा खुश हैं, आपके हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स ही बॉडी रिलीज करेंगे, डिटॉक्सिनेशन होगा और टॉक्सिन्स कम होंगे बॉडी से। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिविटी में चले जाएंगे, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होने लगते हैं, बॉडी में जहर बनने लगते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है, सबसे मेन चीज है कि आपकी जो भी लिमिटेशंस हो बॉडी की, जो भी लिमिटेशंस हो, लेकिन आपके अंदर इसके लिमिटेशंस नहीं कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। तो आप जितनी पॉजिटिविटी को फील करके रखेंगे, ऑटोमेटिकली ब्रेन का रिदम बनना, बॉडी का होना, सब कुछ किया जा सकता है। इसके सबसे बड़ा एग्जांपल थे जो अपने मैथमेटिशियन हुए रामानुज। ठीक है, वो बिल्कुल भी ब्रिलियंट पर्सन नहीं थे, एक ऑर्डिनरी पर्सन, और बहुत डिप्रेशन में गए, पर उनका अपनी गॉडेस पे बहुत बिलीव था। वो माँ के मंदिर में गए, वहां जाके वो प्रेयर करते थे, रोते थे बैठ के। तो उसके बाद कुछ मिरेकल्स ऐसे हुए कि अचानक उनको मैथ्स अपने आप सॉल्व हो गए। तो उनके, वो अपनी बायोग्राफी में जो लिखते हैं, लोगों ने बिलीव नहीं किया। वो तो कहते थे कि माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, देवी माँ ने मुझे वरदान दिया। उनका खुद की बायोग्राफी वैसे कहते हैं, रामानुज के खुद के वर्ड से कि मुझे वरदान दिया, मुझे नहीं पता मैं कैसे सॉल्व कर लेता हूँ, बस कर लेता। और एक बात और ध्यान रखना, ब्रेन के अलग अलग कैलकुलेशन है। जैसे कि देखो, मुझे पता करना है कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसके बाद मैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ, इतना एंगल है। फिर मैं लगा सकता हूँ कि फिजिक्स यूज कर सकता हूँ, मसल्स पावर कितना होगा, मैं कितना फोर्स जनरेट करूँ तो मैं कितना डिस्टेंस तय करूँगा, उसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने में 20 मिनट लग जाएगा अगर मैं बहुत अच्छा फिजिसिस्ट हूँ तो, अदरवाइज मैं गलत कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ तो मैं कैलकुलेट करके 20 मिनट में डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हुई, इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हुई। अब मुझे बताओ, एक बंदर इस जगह पे बैठा था और दूसरे पेड़ पे कूद रहा है, उसको इंटेंसिटी पता है, उसको डिस्टेंस पता है, उसको डायरेक्शन पता है, जंप कर गया। ठीक है, ये इंटेलिजेंस जो आपको पकड़ में भी नहीं आता, बस आप कर जाते हो। आप चलते समय पोस्चर का पूरी ग्रेविटी फॉलो कर रहे हो। फिजिक्स में जो फॉर्मूले अपन डराई करते हैं कि थोड़ा सा हुआ तो आप सेंटर ऑफ मास खसकने लगा, इसको बैलेंस करने के लिए आप अपना मास इधर ले आते हो। आपको पता रहता है कि सेंटर ऑफ मास तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन जैसे आप तिरछे हुए, आपने बॉडी को बैलेंस किया ना ऐसा करके, ये आप ट्रेनिंग में लाते हैं, आप जीते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इंफॉर्मेशन में और इंटेलिजेंस। जिसकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के लेवल पे चले जाती है वो सक्सेसफुल होता है। मतलब आपसे मैथ्स होने लगा, पता नहीं कैसे आ गया आंसर, इस लेवल पे चले जाते हैं, मुझसे हो जाता है। किसी ने पूछा कैसे, क्या नहीं पता, हो गया बस। इस लेवल ट्रेनिंग इतनी लेवल तक करनी चाहिए। फिर आपको स्पीड का इश्यू नहीं रहता कि मेरे को टाइम कम जा रहा है, कंपटीशन कैसे निकालें, क्योंकि आपने इतनी ट्रेनिंग दे दी अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, उसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड। वो प्रैक्टिस से आएगा और पॉजिटिविटी से आएगा। एक मिनट जिसने सोचा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उसका नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा मेरा सिलेक्शन हो गया है, होने वाला। कहीं पर एक पोजीशन मेरे लिए स्पेशल पोजीशन रखी, बस मुझे वहां तक पहुंचना है, मेरे लिए बनी हुई पोजीशन सीट खाली पड़ी है, बस मुझे जाना है वहां तक। आपको ऐसा सोचना चाहिए। नेगेटिविटी मतलब जहां पे नेगेटिविटी दिख रही है उसको इग्नोर करो।
केवल पॉजिटिविटी को पकड़ के रखो, आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो। ये साइंस के बियॉन्ड कुछ चीज़ें होती है, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी आपको बहुत ऊपर ले जा रही है। और पॉजिटिविटी के लिए लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्पिरिचुअल हो जाए, थोड़ा सा बिलीव करने लगे, आपको जो भी पसंद हो, ठीक है। और थोड़ा सा फिर आपकी डिसिप्लिन होना जरूरी है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, डाइट को बैलेंस में रख रहे हैं, उठपटांग चीज़ों को सप्ताह में 1 आध दिन ले रहे हैं, 6 डे एकदम डिसिप्लिन डाइट ले रहे हैं। ज़्यादा खाने से ये मत सोचना कि जो बहुत अच्छे न्यूट्रिशन तब मिलते हैं जब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा खाना जरूरी नहीं, डाइजेशन का होना जरूरी है, पचना जरूरी है। दैट्स वाई जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है, चबा के खाता है, वो हेल्दी है। एक सिंपल से चावल को भी जितनी बार काटोगे ना, उसमें भी केवल आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेंगे। सवाल है कितना बाइट किया। इसलिए जो मजदूर होता है, जो बहुत अच्छे न्यूट्रिशन नहीं लेता लेकिन हेल्दी रहता है, और एक लग्जरी पर्सन जो खूब अच्छा खाना खाता फिर बीमार पड़ जाता है क्योंकि डाइजेशन नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें साइंस का अपने लिए इस्तेमाल करें।